हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए नॉन टेक की सीरीज लेके आए हैं। इस नॉन टेक की सीरीज में हम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर प्लस एनवायरनमेंट यानी कि आईटी लिटरेसी और प्लस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कराएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसका अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसके साथ बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुपर कंप्यूटर के जनक। तो सुपर कंप्यूटर के जनक जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं। देन बहुत सारे कंप्यूटर इकट्ठा मर्ज करके सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर को मर्ज करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है, जिससे कि अभी प्रोसेस जो होगी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, ठीक है। आपको दिया थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पास देखिए हमने इसको ये भी कर दिया गया ताकि आप लोगों को पीडीएफ के लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी कार्य क्षमता आम कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, वैज्ञानिक शोधों में या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जटिल कार्यों के लिए करते हैं। इसकी जो अत्यधिक उच्च गति की गणना की हुई है, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझ गए। देन आप क्वेश्चन पे जाएंगे कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो ये आप ये थे सेमुर क्रे था, ठीक है। सेमुर क्रे जो थे वो सुपर कंप्यूटर के जनक थे। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे पॉइंट्स को मैं डाल दिया हूँ। देखिए, ये क्रे जो था सुपर कंप्यूटर के को के जनक कहते हैं, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं आपके विजय पांडुरंग भटनागर थे, ठीक है। विजय भटनागर भी याद रख सकते हैं। 1991 इन्होंने बनाया था। कौन सी सीरीज का बनाया था? परम 8000 सीरीज का। ये कहाँ बनाया था? सीडेक कंपनी पुणे में। सीडेक कंपनी पुणे में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ भारत के भी आप देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से। एरावत हो गया, परम सिद्धि हो गया, प्रत्युष और मेहरी क्वेश्चन आते हैं। ये सुपर कंप्यूटर कौन कौन से सुपर कंप्यूटर, भारत के सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। देन कुछ पॉइंट्स और आप लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ, चार्ल्स बेबेज कौन है? ये कंप्यूटर के जनक है, ठीक है। इनको कहते हैं कंप्यूटर के जनक, ठीक। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, ठीक है। एडवर्ड रॉबर्ट कौन है? ये थे आपके पर्सनल कंप्यूटर के जनक, ठीक है। यहाँ पास लिख लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर के जनक, ठीक है। ओके, कंप्यूटर के जनक, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन थे? ये थे आपके एडवर्ड रॉबर्ट। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आप ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है, ड्रीम जॉब अड्डा, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम सर्च करेंगे आ जाएगा। लोगो सेम होगा आपके यूट्यूब का, वहां पास आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII। एक कोडिंग सिस्टम है जो विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। तो ASCII जो है वो कितने कैरेक्टर को प्रदान करता है? तो एएस, यहाँ पास ASCII, इसका फुल फॉर्म बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। सी से आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। सी से आपका कोड हो जाएगा, फिर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यहाँ पर सा है, और इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज, ये आपका इसका फुल फॉर्म होगा। ये कितने कैरेक्टर प्रदान करता है? ये आपका जीरो से 127 तक होता है, ठीक है। 27 तक होता है, तो कितने कैरेक्टर हो जाएंगे? 128 कैरेक्टर को प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पे मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को रन होने दे देगा? ठीक है, देखिए ये क्या रियल टाइम शेयरिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग क्या होता है? ये एक साथ कई उपयोगकर्ता होते हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग में क्या होगा? एक साथ
एक साथ कई उपयोगकर्ता होते हैं, ठीक है। उपयोग एक साथ कई उपयोगकर्ता होते हैं, इसमें टाइम शेयरिंग में एक साथ कई उपयोगकर्ता होते हैं, ठीक है। ये देखिए मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इसमें एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। मल्टीटास्किंग में एक साथ एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है, ठीक है, संपादित किया जाता है, किया जाता है, ओके, ठीक है। अब याद है, अच्छा एक पॉइंट और बचा, रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आप खुद लिख लीजिएगा, इसमें क्या होगा कि इस्तेमाल जो होता है रियल टाइम जो होता है एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करना होता है, ठीक है। रियल टाइम में एक तय सीमा के अंदर, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं एक समय सीमा के अंदर के अंदर तय सीमा जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर कार्य को पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है, ओके। जैसे अगर इसका आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं कि हाँ इसका रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एटीएम मशीन जो होता है एटीएम मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप रॉकेट लॉन्चर में भी करते हैं, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर में भी आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एक मात्र एक ही प्रोग्राम को करेगा, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। इन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, प्रतिलिपि या फिर विकृति, तो क्या है इनमें से कौन सा होता है जो कि आपको कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का जो अनाधिकृत उपयोग और प्रतिलिपि या फिर बिक्री करता है, ये इसको बोलते हैं आपका प्राइवेसी, नहीं इसको बोले पायरेसी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देन निम्न में से सेकेंडरी मेमोरीज कौन सी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी निम्न में से कौन सी है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें से कौन से सेकेंडरी मेमोरी। देखिए कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट इनपुट डिवाइस है कौन है, कीबोर्ड जो है आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देखिए एएलयू जो होगा क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यूनिट इसको बोलते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। या पर डिस्क जो होता है, डिस्क जो होगी ये एक मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी अभी नहीं बोला, सिर्फ डिवाइस है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बस डिफरेंस इतना है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि अब नाम से ही समझ में आ रहा है सेकेंडरी यानी कि बाहर से कोई भी चीज ऐसी जिसमें हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो जाती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव आप देखते होंगे, आप लोग बहुत ज्यादा लोग मूवी वूवी इसमें डलवा के रखते हैं, और डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, ये अलग से इसमें स्टोरेज करते हैं। कुछ अच्छे से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मैंने हर चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है। सेकेंडरी मेमोरी के बाद कंप्यूटर का डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इन डिवाइस को बाहरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कंप्यूटर प्राइमरी स्टोरेज के साथ काम करते हैं, इसमें हार्ड डिस्क को देखिए, ये आपका हार्ड डिस्क हो गई, ये दोनों हार्ड डिस्क, ये अंदर की इसकी इमेज है और ये बाहर की। देन यहाँ पर देखिए सीडी जो होगी कंपेक्ट डिस्क हो गई, पेन ड्राइव ये आपकी पेन ड्राइव होगा, ठीक है। देन प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ मौजूद होती है। इनमें मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, रैम एंड रोम या फिर कैश मेमोरी, ये तीनों मेमोरी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आता है। देन देखिए इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर में क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आपका इंजेक्ट प्रिंटर कार्य नहीं करेगा, तो ये आपका होता है कार्ट्रिज, ठीक है, कार्ट्रिज होता है, इसके बिना जो आपका इंजेक्ट प्रिंटर है कार्य नहीं करेगा। ये कार्ट्रिज होता क्या है, ये एक स्याही से भरी बॉटल होती है, ठीक है। ये क्या होगा, स्याही वाली इंक जिसमें होती है, इंक या स्याही वाली बॉटल होती है, स्याही वाली बॉटल होती है, ठीक है।
इसी के अंदर इसी के अंदर इंक होती है, ठीक है। देखिए, हाँ, ये देखिए आपका इंजेक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ऐसा प्रिंटर होता है, और यहाँ पास जो कुछ पॉइंट्स है आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। देन कौन सी सॉर्ट की कुंजी जो होगी सॉर्ट की प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इनमें से कौन सी सॉर्ट की है जो आपको प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल करी जाएगी, तो ये होगा देख एल्ट कंट्रोल और आई, ये जो होगा, ठीक है। देन कंट्रोल प्लस आई सेलेक्ट किया टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किया जाता है। देन एमएस वर्ड 2007 में कॉपी पेस्ट और कट आइटम आइटम जो होते हैं अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, तो ये जो होगा अस्थायी रूप से, यानी कि स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से कहाँ किए जाएंगे, ये आपका क्लिप बोर्ड में होते हैं। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो आपकी टीवी हो गया, स्क्रीन हो गया, वो आपकी मॉनिटर ही उसी को कहते हैं। टीवी के जिसमें चित्र आपको दिखाई देते हैं वही मॉनिटर होता है, ठीक। रिसाइकिल बिन में क्या होता है, ये जो जो आइटम आप जिसको डिलीट कर देते हैं, जिस आइटम को, वो आइटम रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ठीक है, वहां से आप दोबारा उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए आपका मॉनिटर का डायग्राम है, ठीक है, मॉनिटर ऐसा होता है, मॉनिटर, ताकि आपके दिमाग में भी आ जाए मॉनिटर कैसे होता है। देन परत जो टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं, ऐसी कौन सी परत है टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं। टीसीपी आईपी जो होता है मॉडल जो होता है, इसमें कितनी परत होती है, 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसमें कितनी लेयर होती है, 4 लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है, प्रेजेंटेशन लेयर आपका टीसीपी आईपी में नहीं, ये किस में होता है, ओएसआई मॉडल में होता है, ओएसआई मॉडल में होता है, ठीक है। देन और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि देखिए टीसीपी आईपी 4 लेयर होते हैं, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन, ये चारों लेयर यहाँ पास आप देख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पास टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, और आईपी होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए ओएसआई मॉडल भी मैंने यहाँ पास कर दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा लेयर किस में है, कौन सी लेयर का क्या काम है, ये सारे। तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। उसके लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। जो एप्लीकेशन लेयर किसमें, ओएसआई में आता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉडेम जो था मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन होता था, इसको ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए आपका 10 क्वेश्चन कंप्यूटर और 10 क्वेश्चन हम बात कर लेंगे इन्वायरमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं कर, आहार श्रृंखला का मतलब होता है भोजन जो होगा, हमारा आहार जो होगा, फूड होगा, एक एक प्राणी से लेके दूसरे प्राणी में जाना, यही आहार श्रृंखला होती है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि देखिए, घास, गेहूं और आम, बिल्कुल ये गलत है। घास होगा, घास को कौन खाएगी, बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, मानव खाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसका और अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पास आप, ये पूरा फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, ठीक है, आहार श्रृंखला है। इससे आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। आहार श्रृंखला का डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इसका डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ। देखिए क्या होता है आहार श्रृंखला में, कि विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी होते हैं, उनका एक ऐसा क्रम, ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, इनका ऐसा क्रम होता है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक चीज और याद रखिए कि जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, इनमें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होगा वो एक डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, या बोल सकते हैं एक दिशी होगा, एक दिशी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दिशी होता है, ठीक है। हाँ। देन यहाँ पर चलिए कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे, इसको इसको समझा देंगे। जैसे कि आप सिंपल सी बात है, घास जो हो गया, देखिए सबसे पहले आप घास देखेंगे, घास को कौन खाता है, आपको टिड्डा खा रहा है, ठीक है। आप घास को कौन खाएगा, टिड्डा खा रहा है, ठीक है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, सर्प खाता है। तो देखिए घास जो होगा, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो उत्पादक कहलाएंगे, ठीक है। जो भोजन का निर्माण कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा,
वो कहे क्या कहलाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, जो उत्पादक को खा रहा है वो कौन कहलाएगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो क्या कहलाएगा, वो द्वितीयक कहलाएगा, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। एंड द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता। देन चलिए आप डायग्राम में चीजों को समझते हैं। देखिए, ये प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट हो गया, घास हो गया, ये सब चीजें ये क्या कहलाएंगे, ये आपके उत्पादक हैं। अब घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रही है, तो बकरी कौन हो जाएगी, ये आपकी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी। ठीक है, बकरी को कौन खा रहा है, बकरी को खा रहा है भाई साहब लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी क्या हो जाएगी, ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगी। तो लोमड़ी को कौन खा रहा है, वो लायन खा रहा है, शेर, तो ये आपका तृतीय उपभोक्ता। एग्जाम में आता है इनमें से कौन सा तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, देन यहाँ पास एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे यहाँ पास ये है, ठीक है, जैसे चूहा है, चूहा ने खाया किसको, घास को खाया, घास को, चूहा को फिर कौन खाया, सांप ने खाया, सांप को किसने खा लिया, चील ने खा लिया। ठीक है, ये भी एक फूड चेन बन गई। देन एक फूड चेन यहाँ भी बन रही है। ठीक है, जैसे ये मेढक हुआ, मेढक को कौन खा रहा है, उल्लू खा रहा है। ठीक है, मेढक को, या फिर आपको कैट खा ले रही, कैट को कौन खा ले, लेन का। तो ये भी एक फूड चेन में एक पॉइंट याद रखिएगा, ऊर्जा होती है, ऊर्जा 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ, ओके, नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। देखो यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है, तो ये आपका महासागर होता है। तो महासागर जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द को किसने दिया था, इस शब्द को पहली बार जो प्रयोग किया गया था, एजी टांसले ने किया था। एग्जाम में आता क्वेश्चन है, एजी टांसले ने इस शब्द को पहली बार प्रयोग में लिया था। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अगर इसकी उत्पादकता की बात करें, देखिए ये भी स्थायी सर्वाधिक स्थायी, यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, सर्वाधिक स्थायी की बात किया गया महाशय, पर इसमें उत्पादकता किसकी ज्यादा होती है, पारिस्थितिक में, या फिर आपको पारितंत्रों में, पारितंत्र की घटती हुई उत्पादकता। ठीक है, घटती हुई उत्पादकता, यहाँ पर ये पॉइंट बनते हैं, इससे एग्जाम आते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादकता होती, मैंग्रोव वनों की होती है। ठीक है, मैंग्रोव वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। उसके बाद क्या होगा, उत्पादकता घास स्थल की होगी, ग्रास जो होंगे, घास स्थल के बाद उत्पादकता होती है झील की होती है, और झील के बाद उत्पादकता होती है महासागर, महासागर। ठीक है, ये आपकी घटती हुई है, ये सर्वाधिक होता है, इससे कम इसका होता है, इससे कम इसका, और इससे कम इसका। ठीक है, मैंग्रोव सबसे ज्यादा भारत में कहा जा पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। इस पॉइंट को आप खुद से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, कितने वर्षों से नहीं देखी गई, तो ये अगर 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष से वो प्रजाति नहीं दिखी है तो उसको विलुप्त मान लिया जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, देना ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको हरित गैसों की संकल्पना किसने दी थी, तो ये आपके जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, कब दी थी, 1824 में, 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हो सकती है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है ग्रीन हाउस जो इफेक्ट करती है, इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखना चाहे तो जैसे CH4 हो गया, CH4 हो गया, CFC हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SF6 हो गया। ये सब आपकी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज है, हाउस गैस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस। ठीक है, एक बहुत ज्यादा यहाँ पास डाउटफुल गैस है जिसको सब कोई ग्रीन हाउस गैस में डाल देता है, वो है आपका, ये कौन सी गैस है, ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस आपकी हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस है, SO2 सल, यहाँ पास लिख लीजिए, SO2 जो है उसको बोलते हैं सल्फर
डाई ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाई ऑक्साइड जो होती है, गैस होती है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है। आप यहाँ पे स्टार से जितने भी स्टार लगा सकते हैं वो आप लगा लीजिए कि सल्फर जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस पॉइंट पर तो यहाँ पर से एक और क्वेश्चन बनेगा, यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं है SO2 तो कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सी गैस है? ये अम्ल वर्षा जो होती है जिन गैसों के कारण होती है वही गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम अधिनियम कब आया था? ये आया था 2000 में आया। देन प्रोजेक्ट टाइगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। एक और इम्पोर्टेंट है हाथी प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट या हाथी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट हाथी ये आपका आया था 1992 में आया था, ठीक है। इतने क्वेश्चन काफी है। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? ये आपकी आर्द्र भूमि से संबंधित, नम भूमि से संबंधित है। कौन है? रामसर सम्मेलन। रामसर कहाँ है? ये रामसर साइड जो ये है आपका, रामसर जो है, रामसर ईरान में, ईरान का एक जगह है, ठीक है। यहाँ पास पहली बार 1971 में एक बैठक हुई जिसमें ये कहा गया कि कौन कौन सी रामसर साइट है किनकी हमको रक्षा करनी, इसमें बात हुई। लेकिन हाँ, 1975 से, ठीक है, 1975 से ये लागू हुआ है, ठीक है। 1970 विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ओके। क्वेश्चन आता है कितने को? 2 फरवरी को। भारत में इस समय देखिए दिसंबर दिसंबर 2024 तक भारत में, ठीक है, भारत में कुल 85, ठीक है, 85 रामसर साइट थी, ठीक है, रामसर स्थल थे। कितने थे? 85। आपका दो और लिख सकते हैं, प्रेजेंट में दो रामसर साइट जो भी थी 84 85, इनको लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। 84 और 85 नंबर की जो रामसर साइट थी, देखिए एक था नंज रायन, नंजरायन पक्षी अभयारण्य, एक दूसरा था आपका काजू वैली, ठीक है, काजू वैली, ये भी पक्षी अभयारण्य, और ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। एग्जाम में पूछ सकता है, राज्य का नाम भी पूछ सकता है। देन वाहनों में पेट्रोल से जलने वाले निम्न धातु वायु को प्रदूषित कर, इनमें से कौन सी धातु जो है वाहन में पेट्रोल के जलने? तो ये आपकी लेड होती है, ठीक है। लेड धातु जो होती है वो वाहन पेट्रोल के जलने से होती है। देन लास्ट क्वेश्चन है, भूमि के जल से दूषित करने वाला अजैविक घटक, तो ये आपका आर्सेनिक है, ठीक है। आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? एक ब्लैक फुट भी होता है, ठीक है, ब्लैक फुट जो होता है। और आर्सेनिक से क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, त्वचा कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।